नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर नए वीडियो में प्रस्तुत हो रहे हैं एक दूसरे के समक्ष। आज हम लोग दोस्तों वेब ऑप्टिक्स जो चल रहा था उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था नेचर ऑफ लाइट के बारे में। अब उसी को क्रमशः हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। जिसमें दोस्तों ये जो पहली हेडिंग आप यहाँ डाल लेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में क्या क्या लिखना, बस पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए। अभी मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए कि हाइगेंस ने प्रकाश को एक अनुदैर्घ तरंग माना था और उन्होंने यह बताया कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती हैं, प्रकाश किरणें, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और जो कि तरंग रूप है उसका। और कंपन होने के कारण जो तरंग रूप व्यवहार प्रस्तुत करता है, लेकिन तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश निर्वात में भी चलता है। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ऑल परवेडिंग मीडियम ईथर की कल्पना की, एजम्पशन किया, क्योंकि ईथर अत्यंत हल्का एवं बहुत ही कम द्रव्यमान वाला एक गैस है, नगण्य द्रव्यमान का गैस है, जिसका घनत्व भी बहुत कम होता है, सर्वत्र विद्यमान रह सकता है, इसलिए प्रकाश तरंगे हर जगह चल सकती हैं। और यही प्रकाश तरंगे जब किसी वस्तु से टकरा करके हमारे आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती हैं। और अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। ये पूरा लिखना है आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लेना यहाँ पे तरंगाग्र, वेव फ्रंट क्या है। देखो वेव फ्रंट ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन समझिएगा जरा ध्यान से। वेव फ्रंट में ये बताया गया है कि पहले तो लिखने वाले पॉइंट को समझिए कि किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहते हैं। तथा तरंगाग्र प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के ठीक लंबवत होता है, ठीक है। ये तो तरंगाग्र की डेफिनेशन थी, पहले समझ लीजिए। मतलब कहने का कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश तरंग स्रोत है, यहाँ प्रकाश का तरंग स्रोत है। तो जब इससे प्रकाश तरंगें बाहर निकलेंगी तो कहा गया था कि माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तरंगाग्र बहुत ध्यान समझिएगा तब, क्योंकि ये बात भाई दिखने वाले ने समझने की चीज है यहाँ पे। तो इसमें यह बताया गया कि जब ये प्रकाश तरंगे ऐसे बाहर निकलेंगी तो इसमें माध्यम के कण कंपन करते हैं, लेकिन कहा गया कि किसी क्षण माध्यम में हम एक पृष्ठ खींचे, यानी कि इफ वी ट्रेस एनी सरफेस इन द प्रोपेगेटिंग मीडियम, जब मीडियम में हम कोई सरफेस ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, सरफेस मतलब पृष्ठ खींचना है, ऐसा पृष्ठ होना चाहिए कि सभी कण कंपन की समान कला में हो, सेम फेज में वाइब्रेट करने चाहिए। तो अब जैसे पहले इसको समझ लो, नहीं तो अभी दिक्कत होगा। तरंगाग्र वर्ड समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड आप तक पहुंचने का जरिया आप जानते हो कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के आसपास के जो कण मौजूद हैं वायु के, उसमें कंपन होता है, और वही कंपन करते करते आगे बढ़ता है। तो हमारे कान के पर्दे पर जब ये उसी फ्रीक्वेंसी से टकराता है तब वो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। और आप जानते हो ना कि यहाँ से आपके और हमारे बीच में अगर ये मीडियम ना हो तो हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी। कितना ही तेज चिल्लाते रहे, बकाते रहे, आपकी आवाज आप तक, हमारी आवाज आप तक नहीं जाएगी।
कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि तरंगें नहीं चलती। तो उसी तरह से प्रकाश के बारे में अब जरा समझिएगा, मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे कंपन हो रहा है कणों का, लेकिन कंपन होते समय जैसे मान लो हथेली को मैं ऐसे कर लूं एक समय, तो यहाँ से इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी बराबर दूरी होती है। और उस समय बराबर दूरी होने के कंडीशन में ये जो सरफेस मैंने हथेली ऐसे खींचा है ना दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं, इसी पृष्ठ का नाम तरंगाग्र है, वेव फ्रंट है। ठीक है, तो अगर ये कंपन की समान कला में ऐसे होगा तो फिर यहाँ खींचेंगे, ये भी कंपन की उसी कला में, ये भी यहाँ खींचेंगे, वो भी कंपन की उसी कला में, ये भी कंपन की उसी कला में। तो यही हथेली ऐसे मैंने कल यही यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसी को हम लोग वेव फ्रंट या तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये जानकारी आपको लेनी होगी कि तरंगाग्र पहले कहते किसको, अभी मैंने रफली समझाया, जिससे पहले दिमाग में बैठे कि तरंगाग्र का नाम जब आता है तो आपके दिमाग में कैसी हलचल हो रही है। ठीक है, तो फिर से मेरी बात सुनिएगा, अब फिर मैं बोल रहा हूं तरंगाग्र किसे कहते हैं कि किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहते हैं। ये तो लिखने की बात आ गई, और नोट में इसके नीचे लिखना है, नोट नंबर 1, 2 में क्या, नोट 1 में लिखोगे कि तरंगाग्र की स्थिति तरंग संचरण की दिशा के ठीक लंबवत होती है। अगर ये तरंगाग्र ऐसे है तो ये तरंग का संचरण ऐसे होगा, ठीक लंबवत होगा, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा क्या लिखना है कि जब तरंग स्रोत बिंदुवत होगा तो तरंगाग्र गोलीय होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर चलता चला जाएगा धीरे धीरे तरंगाग्र समतलीय होता चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां से जैसे सपोज, अब आ जाओ मेन पॉइंट पे, ये तो मैंने रफली आपको दिमाग में बैठाया है अभी, अब आ जाओ यहाँ। यही बात वेव फ्रंट प्रकाश के कंडीशन में ये बात बताई गई कि जब एक प्रकाश स्रोत यहाँ पे बिंदुवत पॉइंट है तो यहां से मैं खींच रहा हूं, जरा दृश्य देखिए, थोड़ा और दूर अगर चलोगे और दूर अगर चलोगे चलो यहां से, जैसे मान लो ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं नीचे वाला पॉइंट को लेकर के, इसी तरह से ये ऊपर वाली लाइन को अगर ड्रॉ कर दो, इसी तरह से ये जो दोस्तों इसी तरह से ये इस पे परपेंडिकुलर चलेगा, ये ऐसे भेजते हुए इसी तरह से। ठीक है, आप ये देखो, ये तरंग स्रोत है, वेव सोर्स है, ये वेव सोर्स या लाइट सोर्स कह लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं इसी को हमने बोला है तरंगाग्र, ये जो आप देख रहे हो इसी का नाम है वेव फ्रंट या तरंगाग्र या वेव फ्रंट। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये बिंदुवत स्रोत, जैसे मान लो एक छोटे से पॉइंट एलईडी टाइप का हो, उससे जब प्रकाश निकलेगा तो तरंगाग्र जब खींचोगे तो शुरू में गोली होगा ऐसे, जैसे मान लो ये मैं छोटा सा एक पॉइंट लिया हूं ऐसे। ठीक है, आइए अगर प्रकाश इससे निकलेगा तो जो शुरू में तरंगाग्र जो होता है, कहा गया कि ये पूरा ऐसे मैं इसको ढक लूं ऐसे, इस टाइप का गेंद बना के,
तो ये इसका तरंगा, जैसे मान लो ये अंदर है इसके इस तरफ से होगा, लेकिन शुरू में ये तरंगाग्र गोली होगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे धीरे 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 ये तरंगाग्र और फैलते फैलते दूर बहुत दूर जाएगा, तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, ये समतलीय हो जाता है। यानी कि यही तरंगाग्र बहुत दूर जाकर के ये लगभग बिल्कुल समतलीय हो जाता है इस टाइप से। और अभी भी ये तरंगे ऐसे ही बाहर चल रही है इस तरह से। यहां से अगर मिलाओगे आप इसको, इस तरह से ये चलती रहेगी। इसको भी आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। ये सब इसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन समझाया गया है। तो ये गोलीय तरंगाग्र यहाँ पे, और ये समतलीय तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और ये प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट का सिचुएशन समझाया गया है कि अब ये बिंदुवत होगा तब, लेकिन आप जानते हो यहाँ पे अगर लीनियर हो गया, जैसे मान लो ऐसे कोई ट्यूबलाइट है, ऐसे इस लंबा सा कोई बल्ब ऐसे आपके पास है, इससे अगर प्रकाश किरणें निकलेंगी किसी मान लो स्रोत से ऐसे निकलेंगी, तो ये तरंगाग्र सिलिंड्रिकल बताया गया कि सिलिंड्रिकल होता है, ये कुछ इस टाइप का। ऐसे समझो, जैसे मान लो ये चाकनुमा ऐसे है ना यहाँ पे, तो ऐसे जब निकलेगा तो सिलिंड्रिकल बताया इसलिए गया, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई लाइट सोर्स यहाँ रखा है ऐसे चाक वाई, तो इससे जब प्रकाश किरण निकलेंगे तो ये सिलिंड्रिकल निकलने का मतलब शुरू शुरू में देखो ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे, फिर और ये बड़ा होता चला जाएगा, धीरे धीरे दूर आएगा तो ये बड़ा होता चला जाएगा और बड़ा, फिर और दूर जाएगा तो फिर थोड़ा और बड़ा, ऐसे होता चला जाता है ये। और इस तरह से ये सिलिंड्रिकल, और ये इससे जब भी खींच देखोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कि जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र गोलीय होता है और धीरे धीरे दूर जाकर समतलीय हो जाता है। लेकिन जब प्रकाश स्रोत कोई रेखीय प्रकाश स्रोत है तो उसका जब तरंगाग्र खींचोगे तो वेव फ्रंट वो जो कैसा होगा, बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल होगा। और हर तरंगाग्र बहुत दूर जाकर के धीरे धीरे वो समतल रूप ले लेता है। और दोस्तों इसको तरंग को चलने के लिए आप 11th में अगर पढ़े होंगे तो विस्थापन समीकरण y = a sin 2 पाई स्मॉल t अपन कैपिटल T माइनस x/λ, इस विस्थापन समीकरण का प्रयोग तरंगाग्र को चलने की, ये जो है तरंगाग्र संचरण की दिशा लिख सकते हो आप, संचरण दिशा, इसको इंग्लिश में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये प्रोपगेशन ऑफ वेव है और ये वेव फ्रंट है। इसलिए मैंने नोट नंबर 1 में कहा था कि जो तरंगाग्र होता है तरंग संचरण की दिशा के ठीक लंबवत होता है। और नोट नंबर 2 में लिखना है कि जब तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो प्रारंभ में तरंगाग्र गोलीय होता है परंतु दूर जाकर वो समतलीय हो जाता है। और नोट नंबर 3 में लिख लेना कि जब तरंग स्रोत रेखीय हो तो उसका तरंगाग्र बेलनाकार होता है, दूर जाकर के वो भी लगभग समतलीय हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी इसमें आपने जो भी पढ़ा ये तरंगाग्र से संबंधित था कि तरंगाग्र की डेफिनेशन कैसे दी जाती है, ठीक है ना। और अब जल्दी से दोस्तों एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो आपने तरंगाग्र समझा है, समझ में आया कि नहीं अच्छे से तरंगाग्र, मतलब अब देखो ये कहने का कि जैसे प्रकाश स्रोत से तरंग निकलेगी तो कंपन होगा, तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ से खींचा गया है, कल्पना किया गया है कि इस पर जितने भी कण मौजूद हैं वो सब कंपन की समान कला में है। अब कला क्या होता है ये सब 11th में आपको सब पढ़ाया गया होगा, मैंने भी पढ़ाया है आपको 11th में। तरंग समझिए कि कला क्या होता है, वहां से इसको रिकॉल करिए। सभी कंपन की समान कला में होंगे, इस पर जो भी बैठा होगा कण सब कंपन की समान कला में होंगे, यहाँ भी सब समान कला में होंगे।
और यही तरंगाग्र धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ आया, फिर ये बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है। तो इस तरह से इसी को वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहा गया है। ठीक है, और जल्दी से अब एक और हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, और वो पॉइंट है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। दोस्तों बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो भी। हाइगेंस के द्वितीयक या हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी बोला जाता है दोस्तों। और ये सबसे ज्यादा अब तक इस चैप्टर में जो पढ़े हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत या हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी। इस थियरी में दोस्तों 3 बातें उन्होंने बताया है, जरा तीनों बातों को क्रम से देखिएगा क्या क्या है। देखो, हाइगेंस ने अपने तरंगिका सिद्धांत में जो 3 पॉइंट प्रस्तुत किए, जरा तीनों पॉइंट को समझिएगा। जब इसको लिखोगे आप तो ऊपर का भी जो एक्सप्लेनेशन दिया गया यहाँ पे डाल दोगे तो अति उत्तम। कि हाइगेंस ने प्रकाश को एक अनुदैर्घ तरंग मान करके प्रकाश के गुणों की व्याख्या की, और उनके आधार पर जब किसी प्रकार पहला पॉइंट में आइए कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं, और किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि इस वाले में बस तरंगाग्र का डेफिनेशन ही दिया गया है। समझ में आया? इस पहले पॉइंट में वही लिखना है आपको जो वेव फ्रंट के बारे में बताया गया, पहला पॉइंट है। ठीक है, इफ वी ड्रॉ any surface at any instant time in the medium on which all the particles vibrate in the same phase, then that surface is called wave front. समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट है if we draw any surface, if we draw any imaginary surface in the medium on which all the particles vibrating in the same phase, then that surface is called wave front. ठीक है, और इसी में ये भी जोड़ लेना है कि प्रारंभ में ये तरंगाग्र गोलीय होते हैं परंतु दूर जाकर के समतलीय, यानी कि इनिशियली द वेव फ्रंट इन द spherical shape and then they change into the plane wave front. ये तो पहली बात में आपको वही, लेकिन ज्यादा मजेदार ये दोनों बातें, सेकंड और थर्ड क्या है। चलो वेव फ्रंट अगर बनाया जाए यहाँ पे, तो ये मान लो ये यहाँ पे सोर्स है, इसका वेव फ्रंट अगर बनाओगे तो ये मान लो हमने एक वेव फ्रंट लिया है दोस्तों, और इस पर कुछ पार्टिकल्स को भी हमने ले लिया है। एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, ऐसे ही। और इन पार्टिकल्स का एक वेव का मैंने एरिया कंसीडर कर लिया। ये वेव एरिया आप ले लो, थोड़ा बड़े में समझाने के लिए दिखाया गया कि वेव एरिया इनका है। ठीक है, इस तरह से ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल्स दिखाएगा ये सब सेम फेज में है, कंपन के समान कला में है। ठीक है, इन्हीं को वेव फ्रंट कहा गया है।
तो शुरू शुरू में ये गोलीय दिखाया गया, बाद में ये समतलीय हो जाए। लेकिन दूसरी बात आज आप देखा जाए इसमें है क्या, इसमें देखो बात ये बताई गई कि तरंग, सुनिएगा पॉइंट नंबर 2, तरंगाग्र के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और उससे निकलने वाली तरंगें भी पूर्व की भांति समान चाल से माध्यम में आगे बढ़ती हैं और इन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स यानी द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। फिर से सुनिएगा नंबर 2 में कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और वह भी उससे निकलने वाली तरंगें माध्यम में पूर्व की भांति समान चाल से आगे बढ़ती हैं, उसकी चाल में कोई परिवर्तन या कोई क्षीणन नहीं होता और इन्हीं को हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका या सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ में आया? यानी कि सेकेंड पॉइंट में जो बात बताई गई, फिर से सुनिएगा इन इंग्लिश, कि all the particles situated on the wave front behaves the new wave front। ठीक है, और एक न्यू वेव फ्रंट जब क्रिएट करेगा तो न्यू वेव फ्रंट एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। इसी को द्वितीय तरंगिका सेकेंडरी वेवलेट्स का, एंड दैट इज आल्सो प्रोपेगेट इन द मीडियम जस्ट लाइक एज द ओरिजिन ऑफ वेव फ्रंट। जैसा वेव फ्रंट पहले चल रहा था उसी तरह से अगला वेव फ्रंट भी चलेगा, बस नाम उसका क्या लिया गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। उसे सेकेंडरी वेवलेट्स यानी द्वितीय तरंगिका के नाम से जानते हैं। चलो, इसमें आपको बता दिया कि द्वितीय सेकेंडरी वेवलेट्स को डिफाइन किया गया है। लेकिन थर्ड में आ जाओ, तीसरे पॉइंट में क्या बात बताई गई। तीसरे में दोस्तों ये कहा गया कि यदि किसी क्षण हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर अन्वालोप खींचें, अन्वालोप का मतलब जरा समझिएगा, जैसे मान लो एक तरंगाग्र हमने ले लिया है, इसका वेव मोशन दिखा दिया गया, तो इसका फॉरवर्डेड वेव फ्रंट कहा गया कि आगे की ओर हमको वेव फ्रंट खींचना है, पीछे की ओर नहीं। तो जब इन तरंगिकाओं के ऊपर हम ये अन्वालोप खींचते हैं, ये अन्वलोप पीछे भी खींचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कहा गया कि आगे, जब ये अन्वलोप अगर आगे क्यों खींचा जाए तो ये एक नई तरंगाग्र की स्थिति को स्पष्ट कर, यानी कि एक नया वेव फ्रंट क्रिएट करता है और ये भी मीडियम में उसी चाल से आगे बढ़ता है और फिर ये दूर जाकर के लगभग कैसा हो जाएगा, ये ऐसे समतलीय, दूर जाकर के समतलीय हो जाएगा। तो ये दोस्तों तीसरा पॉइंट था, फिर से सुन लीजिएगा कि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर अन्वालोप खींचें तो वह एक नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रकट करता है और यह तरंगाग्र भी माध्यम में पूर्व की भांति उसी चाल से आगे बढ़ती है। तो ये दोस्तों द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत था, 3 पॉइंट के आधार पर दिया गया है। इसी को हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख करके इसका फिगर आप बना लीजिएगा। लिखने में अगर दिक्कत होगी आप बुक का हेल्प लीजिएगा, मिलने को मिल जाएगा आपकी बुक में भी। मैं इसलिए बुक, क्योंकि लिखने का ये नहीं, बस मैंने बोल दिया, उसको आप अपने से एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते हो। मैंने समझाने का काम किया, लिखने का काम अगर न समझ में आप अपनी बुक से हेल्प लें। ठीक है ना, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत था। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हाइगेंस द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कैसे की गई है वो हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या के बारे में जानेंगे। और दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप अपने से लिख करके कंप्लीट कर लीजिएगा नोटबुक। और तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।